हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अमित भाई। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने गायत्री क्लासेस में स्वागत है। अब तक हम लोगों ने 6 अध्याय पढ़ चुके हैं। आज हम बात करते हैं अध्याय 7 की, जिसका नाम है पादपों के आवश्यक पोषक तत्व। इसके पहला पाठ हम पढ़ेंगे। इससे पहले मैं ये वीडियो करूँ, प्लीज़ आप लोगों ने यदि इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और क्या नाम से इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। तो चलते हैं आज के हमारे पहले टॉपिक पर। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है कि वे सभी रासायनिक तत्व जिनकी पादपों की वृद्धि एवं उपापचय में आवश्यकता होती है क्या कहलाते हैं? पोषक तत्व कहलाते हैं। तो देखिए दोस्तों, मित्रों और स्टूडेंट्स, वे सभी रासायनिक तत्व जिनकी पादपों की वृद्धि के लिए, देखिए सबसे पहले किसकी वृद्धि के लिए? पादपों की वृद्धि के लिए और उनकी उपापचय के लिए जिन रासायनिक तत्वों की, कौन से तत्व? रासायनिक तत्वों की आवश्यकता होती है क्या कहलाते हैं? पोषक तत्व कहलाते हैं। अब जिस तरीके से एक इंसान की मैं बात करूं तो इंसान को अपनी वृद्धि के लिए, उसके विकास के लिए, उसके शरीर को चलाने के लिए जो उपापचय क्रिया होती है हमारे शरीर में, पाचन वगैरह जो क्रिया होती है, तो इन सभी क्रियाओं को चलाने के लिए हमें किसी न किसी पोषक तत्व की आवश्यकता पड़ती है। तो इसी प्रकार से हमें भी पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। तो साथ ही साथ पादप जो हैं उनको भी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। और ये जो रासायनिक तत्व हैं जो उनकी वृद्धि, उपापचय और विभिन्न प्रकार की, जैसे उपापचय के बारे में बता दूं तो विभिन्न प्रकार की, जैसे कि क्या नाम से उनकी रेस्पिरेशन होता है, श्वसन वो करते हैं, ठीक है, वो क्या नाम से किसी एक पदार्थ को जड़ से लेकर के पत्ते तक वो पहुंचाते हैं, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की वो क्रिया करते हैं। तो इन सभी क्रियाओं में जो क्या नाम से ऊर्जा जो चाहिए होती है, ठीक है, जो तत्व उन्हें चाहिए होते हैं, ठीक है, तो ये सभी तत्व क्या कहलाते हैं? रासायनिक तत्व कहलाते हैं। तो इनकी सभी की आवश्यकता ही क्या कहलाता है? पोषक तत्व वो कहलाते हैं। तो ये इन सभी में आवश्यक तत्व क्या कहलाएंगे? पोषक तत्व कहलाते हैं, ठीक है। तो अगला चलते हैं हम, पादपों के लिए पोषक तत्वों की अनिवार्यता। अब अनिवार्यता का मतलब क्या है कि अनिवार्य का मतलब होता है कि जरूरत, बिल्कुल उन्हें जरूरत इन चीज़ों की होती है, मतलब उनको चाहिए वो चीज़, तो वो क्या कहलाते हैं? अनिवार्य तत्व वो कहलाते हैं। तो अनिवार्य तत्व जो हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो इसके अंदर देखिए, जो एक वैज्ञानिक थे, कौन से वैज्ञानिक हैं? D.I. आर्नन नाम के एक साइंटिस्ट हैं, एक वैज्ञानिक हैं। इन्होंने 1954 के अंदर पादपों के लिए पोषक तत्वों की अनिवार्यता के सिद्धांत इन्होंने प्रस्तुत किए थे। क्या किए थे? पादपों की अनिवार्यता के लिए सिद्धांत इन्होंने प्रस्तुत किए थे। वो किसने किए थे? सबसे पहले D.I. आर्नन ने 1954 में किया था। यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन बनता है तो बच्चों, तो देखिएगा कि वैज्ञानिक D.I. आर्नन ने 1954 में पादपों के लिए पोषक तत्वों की अनिवार्यता का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। अब उन सिद्धांत के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो कौन कौन से हैं हम देख लेते हैं। पहला इसका महत्वपूर्ण बिंदु जो है वो है पोषक तत्वों की कमी से पादपों में जनन अंगों की वृद्धि रुक जाती है। देखिए बच्चों, दोस्तों, कि जनन अंगों की वृद्धि, अब जनन अंग कौन कौन से होते हैं? स्त्री केसर होते हैं पादपों में, पुंकेसर इनके अंदर होते हैं, ठीक है। तो इन सभी, अंडाशय जो होता है, तो इन सभी की जो वृद्धि होती है वो क्या हो जाती है? रुक जाती है, और इन सभी का विकास नहीं हो पाता है। और इसी के कारण वो क्या करते हैं? वो पादप जो पौधे होते हैं वो आगे अपनी संतति को बढ़ाने में क्या होते हैं? असमर्थ होते हैं, जिनके कारण इन पोषक तत्वों की कमी होती है और ये आगे क्या करते हैं? जनन नहीं कर पाते, मतलब इनके जो जनन अंग होते हैं उनकी वृद्धि रुक जाती है, ठीक है। सेकंड जो पॉइंट है इसका वो है कि पादप जो आवश्यक पोषक तत्व की कमी को मृदा में आपूर्ति करके पूरा किया जा सकता है। अब देखिए, अगर यदि मृदा के अंदर इनकी आवश्यक पोषक तत्वों की कमी हो तो इनकी आपूर्ति करके क्या करके कि आवश्यक पोषक तत्वों की कमी को मृदा में आपूर्ति करके पूरा किया जा सकता है। अब कैसे पूरा करते हैं? हम खाद डालते हैं, ठीक है, चाहे वो बायो कंपोस्ट हो या फिर वो क्या नाम से लेबोरेटरी में बनी हुई यूरिया खाद वगैरह हो, या फिर कौन सी या और कोई कंपोस्ट खाद भी बनाते हैं वो खाद हो, तो इन सभी को डाल करके हम इनकी आवश्यकता पूरी की जा सकती है, ठीक है। तीसरा जो पॉइंट है इसमें वो है पौधों में तत्व का विशिष्ट दैहिक अथवा उपापचय कार्य होता है। मतलब देखिए,
पौधों में तत्व का विशिष्ट दैहिक और उपापचय कार्य होता है। मतलब कहने का यहाँ तात्पर्य यह है कि क्या नाम से एक विशिष्ट जो तत्व होता है, जिस प्रकार से किसी अभिक्रिया को करने के लिए एक विशिष्ट एंजाइम चाहिए होता है, तो उसी प्रकार से किसी एक अभिक्रिया को या उपापचय क्रिया को करने के लिए एक विशिष्ट तत्व की आवश्यकता होती है, जो वही तत्व उस उपापचय क्रिया को कर सकता है। जिस प्रकार से हमारे शरीर के अंदर हड्डियों का निर्माण होता है, तो वो कौन करता है? कैल्शियम और फास्फोरस जो होता है वो दोनों मिलकर के ही हमारी हड्डियों का निर्माण करते हैं। तो इसी प्रकार से पादपों की जो पत्तियां होती है, तना होता है, जड़ होती है, तो इन सभी का निर्माण कौन करता है? एक पोषक तत्व ही करते हैं। तो अगर यदि मान लीजिए इनमें से किसी एक भी पोषक तत्व की कमी हो जाए, तो क्या उनके दैहिक और उपापचय क्रिया हो पाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप सही सोचते हैं, बिल्कुल उनकी उपापचय क्रिया और उनके दैहिक जो परिवर्तन है वो नहीं होंगे, और वो पौधा समूल रूप से क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा या मृत वो हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, अब इन्होंने क्या बताया था कि पोषक तत्वों को इन्होंने कुछ भागों में बांटा है। तो सबसे पहला जो भाग है इसका अनिवार्य पादप पोषक तत्व, मतलब इस तत्वों की तो पादपों को अनिवार्य होगा ही होगा, चाहे इनके अलावा कोई तत्व हो या नहीं हो, उनसे इनकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस प्रकार से हम बात करें कि अब तक जो कितने हैं? 17 हैं। कितने तत्व हैं? 17 तत्व अब तक ज्ञात हैं। जो अनिवार्य तत्व हैं वो कौन कौन से हैं? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर तत्व होते हैं। ये कौन से तत्व हैं? अनिवार्य तत्व हैं, जो क्या करते हैं? पादप, प्रोटीन व जीव द्रव्य का निर्माण करने के काम में आते हैं। ठीक है, कितने तत्व हो गए? 1 2 3 4 5 5 जो ऐसे तत्व हैं जो पादप, प्रोटीन और जीव द्रव्य का निर्माण करने के काम में आते हैं। कौन कौन से हैं? नाम बताइए। तो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस और सल्फर, ये 5 तत्व इसके अंदर रखे हुए हैं। कितने तत्व रखे गए हैं? ये 5 तत्व इनके अंदर रखे गए हैं। ठीक है, इनके अलावा और अन्य पोषक तत्व जो हैं वो कौन से हैं? पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, लोहा है, बोरोन है, मोलिब्डेनम है, क्लोरीन है, तांबा है, जस्ता है, निकल है, सोडियम है, कोबाल्ट है और सिलिकन है। तो इस प्रकार से ये पोषक तत्व जो होंगे ये अनिवार्य पोषक तत्वों की श्रेणी में रखे गए हैं। या आप लोगों से यहाँ पे नाम पूछा जा सकता है कि अनिवार्य पोषक तत्वों के नाम बताइए, तो आप लोगों को ये नाम इसमें लिखने पड़ेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। लाभदायक पोषक तत्व। अब लाभदायक पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं वो भी हम देख लेते हैं, जो पौधों को लाभ पहुंचाने का कार्य करते हैं। जैसे एल्यूमिनियम है, आयोडीन है, गैलियम है, रुथेनियम है, स्ट्रोंशियम है, निकल है। ये तत्व क्या होते हैं? पादपों को लाभ पहुंचाने का कार्य करते हैं। और अब बात करें हम इन तत्वों के कार्यों की, वो हम आगे आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। एक तत्व के बारे में हम पढ़ेंगे इसके अंदर कि वो क्या क्या इसमें लाभ पहुंचाते हैं, क्या क्या इनके ज़्यादा हानियाँ, इनके ज़्यादा होने से सभी हम पढ़ेंगे। तो अभी तो इनके नाम ही आप लोगों को याद करने हैं। ठीक है, और सूक्ष्म मात्रा में पादप की वृद्धि को क्या करते हैं? ये बढ़ाने का कार्य करते हैं। ठीक है, बहुत सूक्ष्म मात्रा में इनकी जरूरत पड़ती है। ठीक, आगे चलते हैं। आवश्यक पोषक तत्वों का वर्गीकरण। और अब आवश्यक पोषक तत्वों को इन्होंने कुछ वर्गों के अंदर बांटा गया है। यहाँ पे उनको वर्गीकृत किया गया है। हमें पढ़ने की दृष्टि से, हमारे समझने की दृष्टि से इनको यहाँ पे वर्गीकृत किया जाता है। तो ठीक है, अब देखिए पोषक तत्वों की मात्रात्मक आवश्यकता के आधार पर, अब जो ये हम बताएंगे अभी आप लोगों को कि इसके वर्गीकरण जो बता रहे हैं ये किसके आधार पर है? पोषक तत्वों की मात्रात्मक आवश्यकता के आधार पर। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पौधों की पोषक तत्वों की मात्रात्मक आवश्यकता के आधार पर इनको कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। तो देखिए पहला जो वर्गीकरण इनका किया गया है वृहद पोषक तत्व। वृहद पोषक तत्व का मतलब, वृहद का मतलब बहुत ज़्यादा या बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इनकी आवश्यकता हो, वो वृहद पोषक तत्व कहलाते हैं। तो इनमें वृहद पोषक तत्व में क्या होगा? देखिए कि वैज्ञानिक लूमिस व शूल ने 1837 के अंदर, कब? 1837 के अंदर किसने? लूमिस और शूल नाम के साइंटिस्ट ने के अनुसार जिन तत्वों की पौधों को, अब देखिए इसके अंदर कुछ मापन इनका किया गया था कि इससे ज़्यादा तत्व, यदि इससे ज़्यादा जिनकी मात्रा, एक मात्रा दे दी गई इसके अंदर, जैसे 1.0 मात्रा दे दी गई, इससे ज़्यादा या कम या इनसे अत्यधिक, तो उसके आधार पर इनको यहाँ पे वर्गीकृत किया गया है। तो देखो जिन तत्वों की पौधों को 1.0 ppm से 1.0 ppm से पार्ट्स पर मिलियन इसकी फुल फॉर्म होती है, अथवा इससे अधिक मात्रा में आवश्यकता हो तो वो क्या कहलाते हैं? वृहद पोषक तत्व कहलाते हैं। मतलब वृहद का मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत अत्यधिक मात्रा में आवश्यकता हो। तो क्या लिमिट रखी गई है इसकी? 1.0 ppm से
अधिक या 1.0 ppm की मात्रा यदि आवश्यकता हो तो वृहद पोषक तत्व वो कहलाते हैं। ठीक है। दूसरा हमारे पास में आता है सूक्ष्म मात्रा तत्व, जो बहुत सूक्ष्म मात्रा में जिनकी जरूरत पड़ती है। अब देखो वृहद का मतलब क्या हो गया, 1.0 ppm से क्या हो गई अधिक, परंतु इनमें सूक्ष्म मात्रा तत्व में क्या होगा 1.0 ppm या इससे कम मात्रा में यदि इनकी जिन तत्वों की आवश्यकता होगी तो वो क्या कहलाते हैं, सूक्ष्म मात्रा तत्व कहलाते हैं। ठीक है। आगे है अति सूक्ष्म मात्रा तत्व। अब अति का मतलब और कम, कि वे तत्व जिनमें 1.0 ppm से कम मात्रा में जिन तत्वों की आवश्यकता हो, मतलब 1.0 ppm से भी कम मात्रा में जिनकी आवश्यकता होगी, अति सूक्ष्म मात्रा पोषक तत्व कहलाते हैं। तो दोस्तों फिर वापस से मैं इनको रिपीट कर देता हूँ एक बार कि पोषक तत्वों की मात्रात्मक आवश्यकता के आधार पर इन्हें 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, वृहद पोषक तत्व, सूक्ष्म मात्रा पोषक तत्व, और आप लोगों के एक लास्ट आता है अति सूक्ष्म मात्रा तत्वों के अंदर इनको वर्गीकृत किया गया है। वृहद पोषक तत्व कौन से होते हैं, वे तत्व जिनकी मात्रा 1.0 ppm से अधिक आवश्यकता होगी, वृहद पोषक तत्व कहलाते हैं। 1.0 ppm या इससे कम मात्रा आवश्यकता होगी, सूक्ष्म मात्रा तत्व कहलाएंगे। और अति सूक्ष्म मात्रा तत्व जिनके अंदर 1.0 ppm से भी कम मात्रा की आवश्यकता होगी, अति सूक्ष्म मात्रा पोषक तत्व कहलाते हैं। अब हम इनको थोड़े से बड़े रूप में पढ़ेंगे कि ये वृहद पोषक तत्व कौन कौन से हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इनके भी यहाँ पे वर्गीकरण किया गया है। एक तो इनमें मुख्य पोषक तत्व होते हैं। ठीक है। अब मुख्य पोषक तत्वों को इन्होंने क्या किया है, कौन कौन से होते हैं, तो देखो मुख्य पोषक तत्व आप लोगों से पूछेंगे तो नाइट्रोजन आप लोगों को जवाब देना पड़ेगा, फास्फोरस आप लोगों को जवाब देना पड़ेगा, पोटेशियम आप लोगों को जवाब देना पड़ेगा। तो इनकी वृहद पोषक तत्व देखो तो इनकी कितनी मात्रा आवश्यकता होगी, इसमें अधिक मात्रा की आवश्यकता होगी, तो मुख्य पोषक तत्व या वृहद पोषक तत्व ये कहलाते हैं। ठीक है। अब मुख्य के बाद में क्या आता है, गौण पोषक तत्व। ठीक है। जिसके अंदर क्या आता है, कैल्शियम आ गया, मैग्नीशियम आ गया, सल्फर आ गया। तो इन पोषक तत्वों को पौधों को पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता होती है, इन्हें द्वितीय पोषक तत्व भी कहते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लोगों से क्वेश्चन पूछता है कि द्वितीयक जो हैं, द्वितीयक, ठीक है, द्वितीयक पोषक तत्व कौन कौन से हैं, नाम लिखिए। 1 नंबर का क्वेश्चन ये पूछा जाता है। तो यहाँ से आप लोगों को लिखना है कैल्शियम, मैग्नीशियम और इसमें कौन सा है, सल्फर। ये अपने द्वितीय पोषक तत्व कहलाते हैं। कौन कौन से होते हैं द्वितीय पोषक तत्व, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर द्वितीय पोषक तत्व हमारे होते हैं। ठीक है। आगे हम चलते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व कौन कौन से हैं। देखिए इसके अंदर आप लोगों के Fe आ गया, Mg आ गया, मैग्नीशियम, ठीक है, कॉपर आ गया, जिंक आ गया, बोरोन आ गया, मोलिब्डेनम आ गया, क्लोरीन आ गया और निकेल इसके अंदर आ जाते हैं। ये कौन से तत्व कहलाते हैं, आप लोगों के सूक्ष्म मात्रिक या सूक्ष्म मात्रिक आवश्यक तत्व कहलाते हैं। ये आप लोग यहाँ पे उदाहरण बताए गए हैं इसके अंदर। ठीक है। अब फिर हम बात करते हैं अति सूक्ष्म पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं। तो अति सूक्ष्म पोषक तत्व यहाँ पे बताए गए हैं, जैसे निकल नियोन आप लोग यहाँ पे बताया गया है, वेनेडियम आप लोग को बताया गया है, सिलिकॉन आप लोग को बताया गया है, रुथेनियम आप लोग को बताया गया है, सेलेनियम आप लोग को बताया गया है और गैलीनियम भी आप लोग यहाँ पे बताया गया है। तो ये अति सूक्ष्म पोषक तत्व आप लोगों के कहलाते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं लाभदायक तत्वों की। अब लाभदायक तत्व कौन कौन से होते हैं वो भी हम देख लेते हैं कि लाभदायक जो तत्व होते हैं इनमें एल्यूमिनियम, आयोडीन, सेलेनियम, गैलीनियम और निकेल तत्वों को रखा गया है। वापस से सुनिएगा, लाभदायक पोषक तत्वों में एल्यूमिनियम, आयोडीन, सेलेनियम, गैलियम और निकेल जैसे पोषक तत्वों को रखा गया है। ठीक है। आगे चलते हैं, पौधों में तत्वों का कार्य के आधार पर वर्गीकरण। ये दूसरा प्रकार का वर्गीकरण हमारे यहाँ पे आ चुका है। तो पौधों में तत्वों का कार्य के आधार पर वर्गीकरण। अब कार्य के आधार पर क्या हो गया, एक तो पहला जो है आप लोगों के इसमें आता है आधारित तत्व। अब आधारित तत्व कौन कौन से होते हैं वो हम देख लेते हैं कि वे तत्व जो पौधों की संरचना बनाने का कार्य करते हैं आधारित तत्व कहलाते हैं। वे तत्व जो पौधों की संरचना बनाने का कार्य करते हैं आधारित तत्व कहलाते हैं। आधारित का मतलब क्या होता है, आधार मतलब आधार का मतलब पौधों की संरचना बनाने का कार्य करते हैं। क्या कहलाते हैं, आधारित तत्व कहलाते हैं। जैसे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसके अंतर्गत रखे गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में आता है संरचनात्मक एवं ऊर्जा नियात्मक, जो संरचना बनाने के काम में आता है और ऊर्जा को बनाने के काम में या ऊर्जा उत्पन्न करने के काम में जो आते हैं वो हैं
वे तत्व जो पौधों की संरचना या ऊर्जा संग्रह या स्थानांतरित करने का कार्य करते हैं। जैसे स्थानांतरण का मतलब पौधों को संरचना बढ़ाने में, मतलब पौधों की संरचना कैसी होगी, ठीक है, वो ऊर्जा संग्रह जिसके क्या नाम से पौधों को जड़ों से लेकर के पत्तियों तक खाद पहुँचाना होता है, पानी पहुँचाना होता है, हर एक चीज़ पहुँचानी होती है, अपघटन करना पड़ता है, खाना बनाना पड़ता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करनी पड़ती है। तो ये ऊर्जा संग्रह उनका काम करता है। स्थानांतरण मैंने बता ही दिया आप लोगों को कि जड़ से लेकर के पत्तियों तक किन्हीं खनिज लवणों को पहुँचाना ही क्या कहलाता है, स्थानांतरण कहलाता है, या पत्तियों से जड़ों तक भोजन पहुँचाना ही क्या कहलाता है, स्थानांतरण कहलाता है। तो इस प्रकार की क्रियाएं संरचनात्मक एवं ऊर्जा नियामक का कार्य करते हैं, तो ऊर्जा नियामक कहलाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इनके जो उदाहरण है ये कौन कौन से होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और मैग्नीशियम ये कार्य करते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस और मैग्नीशियम क्या कार्य करते हैं, संरचनात्मक और ऊर्जा नियामक का कार्य करते हैं, या यूँ कहें कि ऊर्जा संग्रह करने का, पोषक तत्वों के स्थानांतरण का और पौधों की संरचना बनाने का कार्य हमारे नाइट्रोजन, फास्फोरस और मैग्नीशियम जैसे तत्वों द्वारा किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। एंजाइमों का उत्प्रेरण करने वाला तत्व। अब एंजाइमों के उत्प्रेरण करने वाले तत्व कौन कौन से हैं वो यहाँ पे आप लोगों को बताया जाएगा। तो देखिए, वे तत्व जो पौधों में एंजाइम उत्प्रेरण का कार्य करते हैं। अब देखो, एंजाइमों का उत्प्रेरण करने वाला कार्य मतलब वे तत्व जो क्या नाम से एंजाइमों को उत्प्रेरित करते हैं या एंजाइमों को क्या करते हैं, किसी कार्य करने के लिए बाध्य करते हैं, क्या कहलाते हैं, एंजाइम उत्प्रेरण कहलाते हैं। जिस प्रकार से कि एक टीचर होता है वो क्या करता है, बच्चों को पढ़ने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है, वो उन्हें पढ़ाता है। तो ये क्या करती है, टीचर भी क्या एक तरीके का एंजाइम है जो बच्चों में क्या नाम से पढ़ने में रुचि बनाने का या उनको पढ़ने के लिए प्रेरित करने का काम करता है। तो वही क्या कहलाते हैं, एंजाइम कहलाते हैं। तो वे तत्व जो पौधों में एंजाइम उत्प्रेरण का कार्य करते हैं, एंजाइमों का उत्प्रेरण करने वाले तत्व कहलाते हैं। जैसे कौन कौन से तत्व आ गए आप लोग इसमें, मैग्नीशियम आप लोगों के आ गया, लोहा, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक, बोरोन, मोलिब्डेनम, क्लोरीन और नाइट्रोजन जैसे तत्वों को इनके अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, आगे आते हैं। पौधों में पोषक तत्वों की गतिशीलता के आधार पर इनको कितने भागों में बांटा गया है। तो पादपों में पोषक तत्वों की गतिशीलता के आधार पर इन्हें निम्न भागों के अंतर्गत बांटा जा सकता है। एक तो होते हैं अत्यधिक गतिशील पोषक तत्व, जो ज़्यादा गतिशील होते हैं और ज़्यादा गतिमान होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले अपने यहाँ आ जाता है नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस जैसे तत्व यहाँ पे रखे गए हैं। मध्य गतिशील पोषक तत्व, अब मध्य गतिशील पोषक तत्वों में कौन कौन से आ जाते हैं, जिंक आ जाता है, मैग्नीशियम आ जाता है, मैग्नीज यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, मध्यम हो गए। इसके बाद में आप आता है अल्प गतिशील में कौन कौन से आ जाते हैं, सिलिकॉन इसके अंदर आ जाता है, सल्फर इसके अंदर आ जाता है, लोहा, कॉपर और क्लोरीन जैसे तत्व इसके अंदर आ जाते हैं। और अचल के अंदर आप लोगों के कौन कौन से आते हैं वो भी हम देख लेते हैं। अचल में कैल्शियम, बोरोन इसके अंतर्गत रखे गए हैं। तो मैं एक बार वापस से समझा देता हूँ। अत्यधिक गतिशील जो पोषक तत्व हैं वो कौन कौन से होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। मध्यम गतिशील होते हैं जिंक, मैग्नीशियम और मैग्नीज इसके अंदर आते हैं। अल्प गतिशील में सिलिकॉन, सल्फर, लोहा, कॉपर और क्लोरीन इसके अंतर्गत आते हैं। और अचल के अंदर आते हैं कैल्शियम और बोरोन इसके अंतर्गत रखे गए हैं।